बेटा गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ये हम लोग आर्काइव वाला सेगमेंट डिस्कस कर लेते हैं। तो वो बुक निकाल लीजिए, पीडीएफ निकाल लीजिए। हाँ जी बेटा, इसमें बताइए फर्स्ट 5 क्वेश्चंस में कोई डाउट? टेंथ तक कोई डाउट? हाँ जी बेटा, रिस्पॉन्ड करिए। है कोई डाउट 10 तक? बेटा रिस्पॉन्ड करिए, कोई डाउट है कि नहीं है? नो सर। 15 तक? 15 तक कोई डाउट? 20 तक? सर 16। 16? देखिए, आप पी और क्यू को कॉस थीटा और साइन थीटा एज्यूम कर सकते हो। अगर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर है तो पी को आप cos थीटा मान लीजिए, क्यू sin थीटा हो जाएगा। तो जो जो रिलेशन पी और क्यू में दिया है, आप उसकी हेल्प से पी और क्यू को थीटा का टर्म्स में एज्यूम कर लो, cos थीटा एंड sin थीटा। तो उससे आपने cos थीटा प्लस sin थीटा की मैक्सिमम वैल्यू निकाल लिया है। क्या होती है? √2। यस सर, √2। ठीक है। 20 तक और कोई डाउट? 25 तक? 30? 33? कोई डाउट नहीं है इसमें? नो सर, 31 क्वेश्चन। 31 में क्या है? fx एक पॉलिनोमियल है ऑफ डिग्री 4 having extreme values at x equals to 1 and x equals to 2। extreme values का मतलब क्या? मैक्सिमम मिनिमा at x equals to 1 and x equals to 2। ठीक है ना? तो मतलब उसका अगर मैं डिफरेंशिएशन निकालता हूं तो वो डिफरेंशिएशन 0 आ जाएगा at x equals to 1 and 2। ठीक है। और साथ में क्या दिया गया कि इसकी जो लिमिट है वो 3 के बराबर है। तो फाइंड f of 2। इसमें सबसे पहले आप क्या कर सकते हो, आप fx को एज्यूम कर लो कि फोर्थ डिग्री का लेना है तो x की पावर 4 bx क्यूब c² प्लस dx प्लस e। अब पहले में जो लिमिट वाला कंडीशन है मैं उसको देख लेता हूं। 1 प्लस एफ एक्स की वैल्यू मैं यहाँ पे डाल देता हूँ और एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूँ। क्या बनेगा ये? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस डी बाई एक्स प्लस ई बाई एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 3। तो बेटा x इक्वल्स टू 0 पे आपने इसकी लिमिट कैलकुलेट करनी है। तो आप इनमें देख सकते हो ये जो सारे के सारे टर्म्स है, ये वाला टर्म सीधा सीधा वन आंसर दे देगा, ये वाला टर्म 0 बन जाएगा, ये 0 बन जाएगा, ये कांस्टेंट c है जी। ये वाला जीरो टर्म क्या होना होगा? चाहिए, इनफाइनाइट। ये इनफाइनाइट अप्रोच कर रहा होगा अगर मैं x को टेंडिंग टू 0 बना देता हूँ। यस। ये भी क्या है? ये भी इनफाइनाइट को अप्रोच कर रहा होगा। ठीक। और ये दोनों इनफाइनाइट, आप क्लोज वाले इनफाइनाइट नहीं है। यस। मतलब आप ऐसा नहीं कह सकते कि चलो कि दो इनफाइनाइट है और इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट अगर होगा तो फाइनाइट वैल्यू आ सकती है। ऐसा नहीं होगा। रीजन बीइंग कि ये इसमें मतलब अकेला x है, इसमें x स्क्वायर है। मैं ये बोल सकता हूँ कि जो डी बाई एक्स वाला इनफाइनाइट होगा, ये इनफाइनाइट 1 और ये इनफाइनाइट 2 होगा, तो इनका आपस में कोई मतलब आपस में कोई लिंक ही नहीं होगा, ना आपस में आसपास में नहीं होंगे, बहुत बहुत फर्क होगा। ठीक है ना? तो तो इस वजह से अगर मुझे इस पूरे क्वेश्चन की लिमिट को सॉल्व करना है और उसका फाइनल आंसर 3 चाहिए, तो उसके लिए क्या जरूरी है? डी और ई को
Yes. ये दोनों D और टर्म E आपके 0. जीरो हो जाए, डी भी जीरो, ई भी जीरो। क्योंकि अगर डी जीरो या ई जीरो ना हुआ तो उससे ये लिमिट इनफाइनाइट को अप्रोच कर जाएगी, और उस केस में फिर आप अपना इस लिमिट का आंसर फाइनाइट नहीं बता पाएंगे, जबकि आपको लिमिट की वैल्यू 3 चाहिए, फाइनाइट चाहिए। ठीक है, Yes, sir. तो डी और ई जीरो होने पड़ जाएंगे। तो जब डी और ई जीरो हो गया, तो बाकी जो बचा हुआ है उसकी लिमिट आप सॉल्व कर लेंगे, जिसमें ये वाला टर्म का खत्म हो जाएगा। अब तो 1 प्लस सी आपका 3 के बराबर आ जाएगा, तो सी की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो यहाँ से इस इक्वेशन से मुझे डी, ई और सी ये 3 वैल्यूज मिल गई हैं। तो मैं वापस से इसमें वैल्यू डाल देता हूँ इनको। तो अब 2 वेरिएबल रह गए हैं। अब आप इसको एक बार डिफरेंशिएट कर लो, एफ डैश 1 भी 0 बना लो, एफ डैश 2 भी 0 बना लो। तो 2 इक्वेशन, 2 वेरिएबल ए और बी की वैल्यू आपको मिल जाएगी। ठीक है, Okay, sir. हाँ जी, और कोई डाउट है क्या इसमें? ये कंप्लीट है। Yeah. तो फिर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं हम। सर कल उसका डिस्कशन रख लें, शीट का जो एओडी का मिला कल मटेरियल। कर लेते हैं। सर उसमें वो बता दो पोर्शन दो। जो जो बीच वाला पोर्शन है वो तो एमओडी मेथड्स और डिफरेंशिएशन है, तो उसको तो अभी है ना, है ही नहीं। मतलब आई थिंक कुछ टॉपिक वाइज का कुछ अलग चल रहा है, तो वो तो आपका पिछले वाले टेस्ट में हो ही चुका है। तो सेकंड वाला तो सेगमेंट करने की जरूरत नहीं है अभी। फर्स्ट और थर्ड करना है, तो वो आप लोग बताओ कितना कर लोगे। चलो क्लास के एंड में ये बात करते हैं हम लोग, ठीक Yes. है ना। तो अभी पहले क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। करिए सर।
कुछ रिलेट हो रहा है? क्या ये डिस्टेंस फॉर्मूला टाइप की चीज लिखी है? थोड़ा सोच के देखिए डिस्टेंस फॉर्मूला से। सर आंसर 0 है। क्या कह रहे हो? आंसर 0 है। नहीं, 0 तो नहीं है। 0 होने के लिए अल्फा और बीटा को बराबर होना पड़ेगा, और वो बराबर होंगे तो फिर क्या दूसरा टर्म 0 हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, है नहीं ना? हो पाएगा ये। वरुण सही है जी। अक्षित सही है, शिवम सही है। आनंद सही है। सर 3 आ रहा है। 3 तो नहीं है बेटा। वैभव बेटा, नेगेटिव में आंसर कैसे हो सकता है? स्क्वायर्स हैं। नंदिनी सही है। आगे बेटा इसको डिस्कस करते हैं। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए आपने ये जो इन्फॉर्मेशन लिखी है ना, सबसे पहले इसको ये रिलेट करना है कि ये कुछ डिस्टेंस फॉर्मूला जैसे लिखा हुआ है, जिसमें ये जो पॉइंट है ये एक्स कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट करेगा और ये वाई कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट करेगा। तो पहले तो आप इन दोनों का रिलेशन देखो कि अगर x अल्फा है तो y रूट ऑफ 1 माइनस अल्फा स्क्वायर है, तो x और y का आपस में रिलेशन क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू। तो क्या मैं ये बोल दूं कि भाई ये जो वैल्यू है ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है? एक पॉइंट रिप्रेजेंट कर रही है ऑन द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। और फिर जो दूसरी वैल्यू है उसको आप रिलेट करिए, ये एक अनदर पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट, ये उसका वाई कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पे अगर मैं एक्स को बीटा लिख लेता हूँ तो वाई अंडर रूट ऑफ 4 माइनस बीटा स्क्वायर आ गया। तो यहाँ से भी इन दोनों को बीटा एलिमिनेट करके एक्स और वाई में रिलेशन देखेंगे तो क्या बनेगा? तो कहने का मतलब ये है कि ये एक सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, ये दूसरा सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4।
तो आपने इस सर्कल के ऊपर एक कोई पॉइंट कंसीडर करना है और बाहर वाले सर्कल के ऊपर कोई एक पॉइंट कंसीडर करना है। तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच का मिनिमम डिस्टेंस का स्क्वायर है, अंडर रूट ओवरऑल का अंडर रूट नहीं है, इस वजह से मैं ये बोलूंगा कि ये डिस्टेंस का स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो मुझे क्या करना है, मुझे इन दोनों पॉइंट्स के बीच का मिनिमम डिस्टेंस निकाल के उसका स्क्वायर वैल्यू कैलकुलेट करना है। हो जाएगा। मिनिमम डिस्टेंस क्या होना है, छोटे वाले का रेडियस 1 है, बड़े वाले का रेडियस 2 है। रेडियस माइनस समथिंग। ओके, क्लियर है। सबको समझ में आया है। यस सर। इस टाइप के क्वेश्चन का है ना, क्वेश्चन को समझो, एग्जैक्टली ये नहीं है, मतलब जरूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन आपको पेपर में आए, लेकिन आप इस कंसेप्ट को समझो कि अगर आपको कोई भी दो वैल्यूज दी गई हैं और इस टाइप का, आप उससे पहले तो ये रिलेट करें कि अच्छा वो डिस्टेंस फॉर्मूला जैसी चीज लिखी हुई है, जिसमें पहली वैल्यू को अगर मैं एक्स कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट कर दूं, तो जो दूसरे टर्म में वो वाई कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट करें, तो एक्स और वाई में रिलेशन बन के क्या कर्व मिल रहा है। सिमिलरली दूसरे बीटा पॉइंट के रिस्पेक्ट में क्या है, तो अल्टीमेटली ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू कर्व्स वो वाला बन गया ना। यहाँ पे तो खैर दोनों सर्कल थे, इसलिए प्रॉपरली वो मेथड लगाने की जरूरत नहीं है, इजीली हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। लेकिन इसमें अगर कोई एक चीज पैराबोला होती, एक सर्कल होता, तो अल्टीमेटली फिर वो क्या बात बन जाती, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू कर्व, ठीक है ना। तो इस है ना, इस टाइप के क्वेश्चन को जरूर देख लीजिएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सर अब आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी शिवम, आ रही है। सर वो ऊपर वाले क्वेश्चन को एक बार आप हल्का सा एक्सप्लेन कर सकते हो? वो कॉन्सेप्ट मेरे को इतना अच्छे से समझ नहीं आया, वो पॉइंट वाला। यस सर। देखिए, आपने जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन लिखा हो, तो सबसे पहले यहाँ पे आपने ये रिलेट करना है कि ये कुछ डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया जा रहा है, कि जो पहला अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर है, मैं इसको दो, मतलब दो पॉइंट के बीच का एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर बोल सकता हूँ। जो सेकेंड है वो उनके वाई कोऑर्डिनेट के बीच का डिफरेंस का स्क्वायर बोल सकता हूँ, ठीक है। यस सर। क्योंकि अल्फा रिलेशन एक दूसरे के साथ रिलेटेड है ना ये। यस पहले सर। वाले में भी अल्फा है, तो दूसरे वाले वाई में भी तो वो अल्फा के टर्म्स में चीजें लिखा गया है ना। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ ना कि कर्व के ऊपर कोई ना कोई ये एक्स और वाई कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट कर रहा है। यस सर। ओके, यस सर आगे सर। तो वहां से आपने दोनों पहले तो कर्व्स बना लेनी है, तो यहाँ पे दोनों कर्व सर्कल आ रहे हैं, तो सर्कल के बीच का डिस्टेंस मिनिमम डिस्टेंस निकल जाएगा। अब किसी क्वेश्चन में एक सर्कल एक पैराबोला हो सकता है, किसी में एक स्ट्रेट लाइन और एक पैराबोला हो सकता है। यस सर। तो अल्टीमेटली ये शॉर्टेस्ट फाइनली डिस्टेंस। चीज बन के क्या आ गई, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू कर्व्स बन के आ गई, ठीक है। यस सर।
हाँ जी बेटा, इसमें कैसे करेंगे? सर बस एक सर सही है मेरा? सर इसको है नहीं, जो भी ऑप्शंस है ना, कोई आंसर मैच तो नहीं कर रहा, आसपास तो नहीं है। सर बस 1 मिनट एक इसको डिस्कस करें। सर 1 मिनट बस। ओके। हाँ जी बेटा, इसको डिस्कस करते हैं हम लोग। सर इसमें मैं वो सोच रहा था कि y को x की टर्म में लिख के क्वाड्रेटिक बना लें Okay. और फिर डिस्क्रिमिनेंट। ओके, मिनिमम वैल्यू ऑफ ओपी ना, तो ओपी क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सर देखिए, मैंने एक कर्व है, इस कर्व के ऊपर कोई भी पॉइंट आप मान लो अल्फा कॉमा बीटा लेते हो, तो अल्फा कॉमा बीटा वो इस कर्व को सेटिस्फाई करेगा, तो अल्टीमेटली आपने मिनिमम वैल्यू ऑफ ओपी निकालना, दैट इज अंडर रूट ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू मिनिमम चाहिए। ये सर वहां से तो फिर वो देखना होगा, मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को मिनिमम कैसे करेंगे? सर क्या डिस्क्रिमिनेंट बिटवीन कुछ 2 0 करके आ रहा है, ऐसा कुछ बन रहा है? नहीं सर, वो मेरा गलत ही आया उससे। सर मैंने dy/dx इज इक्वल टू माइनस xy आ गया था उससे रिलेशन मिनिमम करके ओके। कैलकुलेट करके फिर उसको dy/dx कैलकुलेट कर लिया इक्वेशन। ओके, चलिए हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात, ये एक जर्नल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री का पार्ट है ना? यस कुछ भी हो सकता है, पैराबोला, एलिप्स, मुझे लगता है कि ये एलिप्स होगा शायद, ठीक है। पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला से कुछ भी एक होगा, तो एलिप्स की ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं, बट उससे खैर फर्क नहीं पड़ेगा। जब आपका जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री होगा और इस केस में आपको अगर ओरिजिन से मिनिमम डिस्टेंस या मैक्सिमम डिस्टेंस के बारे में पूछा गया है, इसमें क्या मिनिमम डिस्टेंस या मैक्सिमम डिस्टेंस के बारे में पूछा गया है, तो आप x को r cos थीटा और y को r sin थीटा, बेसिकली पोलर कोऑर्डिनेट्स, उसमें एज्यूम कर सकते हैं। पोलर कोऑर्डिनेट सिलेबस में नहीं है, लेकिन एप्लीकेशन यहाँ पे बहुत बढ़िया हो जाएगा, बहुत सिंपल टर्म्स में आपको मिल जाएगा, क्योंकि सारे के सारे जो आर स्क्वायर है वो एक तरफ आ जाएगा। जैसे इस क्वेश्चन में आप x और y को अलग अलग नहीं कर पा रहे हो, लेकिन अगर आप इसे पोलर कोऑर्डिनेट्स में एज्यूम कर लेंगे तो r और थीटा जो दो नए
गिवन क्वेश्चन में एक्स और वाई वेरिएबल्स थे, लेकिन जो आप आर और थीटा में मान के चल लेंगे तो आर और थीटा आपके नए वेरिएबल आ जाएंगे, तो आर और थीटा आपके अलग अलग बड़े इजी हो जाएंगे, करके देख सकते हो। एक्स स्क्वायर इज आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये 3 आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा एंड 3 आर स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल्स टू 1। तो आर स्क्वायर इसमें से कॉमन आ गया, cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा, तो ये 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन थीटा कॉस थीटा, तो सीधा सीधा ये बन गया। तो बेटा ये आर ही तो क्या है, आर ही तो OP के बराबर है ना। ये कोई भी एक रैंडम कर्व होगा, मान लो एलिप्स है, तो इसमें अगर ये यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट P कंसीडर किया तो R बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका ओरिजिन से डिस्टेंस ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। बेसिकली आपने R की मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो अगर R मिनिमम चाहिए तो R स्क्वायर मिनिमम चाहिए, तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि मैं इसको मिनिमम कर दूं, इसकी जो मिनिमम वैल्यू आएगी उसका स्क्वायर रूट कर दूंगा, ठीक है ना। तो मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए इस 2 साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस 2 थीटा लिख लेंगे और इसको लिख लेंगे 3/2 साइन 2 थीटा, इसमें ये हो जाएगा आपका साइन 2 थीटा माइनस कॉस 2 थीटा। अब क्या ये a cos थीटा प्लस b साइन थीटा वाली बात बन गई है। यस सर। तो इसका अगर ओवरऑल वैल्यू मिनिमम चाहिए तो इसका मतलब क्या है, ये वाली टर्म मैक्सिमम चाहिए, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, है ना, ऐसा ही होता है ना। a cos थीटा प्लस b साइन थीटा में मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 1/2 प्लस इसका स्क्वायर मतलब 9/4, इसका स्क्वायर मतलब 1 का होल, और फाइनली बाद में ओवरऑल का अंडर रूट आप कर देंगे, तो नेट आंसर इसमें क्या आएगा 13 और 4 डिवाइड बाई 2 कैंसिल लेंगे तो 2/4 प्लस √13 का ये आर स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू, तो आर की मिनिमम वैल्यू हो गई ये आंसर। समझ में आया सर पैरामेट्रिक फॉर्म और पोलर कोऑर्डिनेट्स में क्या फर्क है। पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स अगर सर्कल में देखा जाए तो अगर स्टैंडर्ड सर्कल होता तो ठीक था, फिर तो पैरामीट्रिक और पोलर कोऑर्डिनेट्स सेम ही बात हो जाती। लेकिन अगर आप वही सर्कल थोड़ा सा ओरिजिन, उसका सेंटर ओरिजिन की बजाय थोड़ा आगे शिफ्ट कर दो तो क्या होते हैं, h प्लस आर कॉस थीटा होता है या k प्लस आर साइन थीटा भाई, ऐसे ऐसे पढ़ते हैं ना। तो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स उसके सेंटर के रिस्पेक्ट में होता है इन केस ऑफ सर्कल, उसके सेंटर के रिस्पेक्ट में होता है, जबकि पोलर कोऑर्डिनेट्स हमेशा ओरिजिन के रिस्पेक्ट में रहता है इन केस ऑफ सर्कल। अब एलिप्स पैराबोला या हाइपरबोला में उसका ऐसा कोई लिंक नहीं होता पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स का, कि पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स को किससे रिलेट किया जाए। जैसे पैराबोला में तो टी ही लिख देते हैं हम लोग, तो टी का ऐसा कोई मीनिंग नहीं है, वो डिस्टेंस या कोई एंगल है ना, ऐसी कोई चीज रिप्रेजेंट नहीं कर रहा होता। एलिप्स और हाइपरबोला में हमने कुछ वो एंगल्स ऑक्सिलरी सर्कल के हिसाब किताब से वो एंगल बनाए तो हुए हैं, लेकिन उसके भी कोई स्टैंडर्ड मीनिंग नहीं है, ठीक है ना। लेकिन पोलर कोऑर्डिनेट्स हमेशा ओरिजिन के रिस्पेक्ट में होता है, कोई भी पॉइंट उसका ओरिजिन से डिस्टेंस वो r और उसका एक्स एक्सिस के साथ एंगल थीटा, ओके। सर इसको ऐसे कर सकते थे कि हमने एक पॉइंट अल्फा बीटा मान लिया, उस पे टेंजेंट की स्लोप निकाल ली और जो ओरिजिन के साथ
साथ लाइन बन रही है उसकी स्लोप निकाल ली। ये दोनों लाइंस जब परपेंडिकुलर होंगे तो डिस्टेंस मिनिमम हो। हाँ ऐसा होगा। मतलब अल्टीमेटली आप ये कहना चाह रहे हो कि नॉर्मल ओरिजिन से पास करे। हम्म। जस्टिफाइड है, जस्टिफाइड है, उससे फिर अल्फा बीटा में रिलेशन आ जाएगा। जस्टिफाइड है। एक्चुअल में ये क्या है ना कि ये एलिप्स ही बन के आ रहा है। कुछ ऐसा एलिप्स जिसका सेंटर तो ओरिजिन रहेगा, लेकिन उसके जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है, मतलब उसके जो मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस है, वो कुछ ऐसे टेढ़े होंगे। तो एक एलिप्स का जो सबसे छोटा डिस्टेंस होता है ना, वो उसके माइनर एक्सिस के अलोंग वाला होता है। तो माइनर एक्सिस के ऊपर अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो ऐसी बनेगी, उसका नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो नॉर्मल ओरिजिन से पास मैंने उसी से किया था, मेरा हुआ ही नहीं, रिलेशन कुछ सॉल्व नहीं हुआ। इसमें बेटा दो पॉसिबिलिटीज आएंगी। हो सकता है शायद आपने कहीं दूसरी पॉसिबिलिटी ना ले ली हो, कि मेजर एक्सिस वाला जो पॉइंट होगा उसके ऊपर अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो उसके परपेंडिकुलर लाइन भी नॉर्मल ओरिजिन से ही पास कर जाएगी। तो अब ये जो मेजर एक्सिस वाला पॉइंट है ये मैक्सिमम डिस्टेंस वाला होता है, और जो माइनर वाला पॉइंट होता है वो मिनिमम डिस्टेंस वाला होता है। तो मतलब आपने वैल्यूज अब देखना, दो पॉसिबिलिटीज है, दो टाइप के आंसर आपको मिलेंगे, तो दोनों में से जो छोटा वाला होगा वो आपका मिनिमम आंसर रिप्रेजेंट करेगा, जो ज्यादा वाला होगा वो मैक्सिमम रिप्रेजेंट करेगा। ओके सर। ठीक है, किया जा सकता है उससे, लेकिन उसकी बजाय अगर आप ये वाला कंसेप्ट लगा लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। इसमें मुझे लगता है कैलकुलेशन बहुत लंबी चलनी जाएगी इसमें तो। आर और थीटा ये अलग अलग हो गए, अब थीटा के टर्म में जो फंक्शन बन रहा है वो बहुत बहुत ही सिंपल वाला भी बन के यस। आ जा रहा है। और इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू के लिए आपको कोई डिफरेंशिएशन वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से हम लोग मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू बड़े easily निकाल रहे हैं। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
R minus -1 to 1। यस सर, ये आ ये रहा है R Yes, minus sir, 1 यही आ रहा है। Yes, sir. यस सर। -1 to 1 पे ओपन या क्लोज? सर ओपन आएगा। जब आप R में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, ऐसा? यस सर, ओपन आएगा। ओके, मतलब ओवरऑल रिजल्ट में -1 माइनस काउंट होंगे, ऐसा कहना चाह रहे हो, राइट? यस सर। सही है। करें देखिए, एट x इक्वल्स टू -2 लोकल मैक्सिमा होने के लिए क्या चीज होनी पड़ेगी? अब f डैश वाली डेफिनेशन तो आप यूज नहीं करते। सबसे पहली बात यहाँ पे ये है। क्यों? क्योंकि जिस पॉइंट पे आप लोकल मैक्सिमा की बात करना चाह रहे हो, उस पॉइंट पे फंक्शन का बिहेवियर बदल रहा है। तो f डैश वाली डेफिनेशन यहाँ पे यूज नहीं हो पाएगी। तो जब लोकल मैक्सिमा की के लिए f डैश की डेफिनेशन यूज नहीं होती है, तब हमें क्या करना होता है? जनरल डेफिनेशन। सर वो जो सबसे पहले वाली डेफिनेशन है उसको यूज करना पड़ता है, जिसमें उस पॉइंट पे आउटपुट अपने दोनों नेबरहुड से ज्यादा होना। तो बेटा अगर हम लोग इसको रहा है, तो उस पॉइंट पे आउटपुट क्या होना चाहिए? उससे ज्यादा होना चाहिए फॉर द लोकल मैक्सिमा। और ज्यादा का कोई ऊपर वाला लिमिट तो है नहीं। हाँ, मिनिमम लिमिट जरूर है कि भाई मिनिमम वो 2 जरूर होना चाहिए। तो मैं ये बोलूंगा कि f ऑफ -2 की वैल्यू 2 से ज्यादा होनी चाहिए, 2 या 2 से ज्यादा होनी चाहिए। तो f उनका नो डाउट टफनेस लेवल ज्यादा है, उनको रिलेट करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो मेंस के लिए आप उनको स्किप कर सकते हो, लेकिन थर्ड जो क्वेश्चन करा है उसको जरूर समझिए। आगे चलते हैं जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर फर्स्ट ऑप्शन में 0 पे क्लोज ब्रैकेट है। नहीं, ओपन है जी, अभी ओपन है। सी आ जाएगा इस सी आ रहा है। ओके, सर मेरा भी सी आ रहा है।
ऑलवेज पॉजिटिव आ रहा है। सर रोल्स थ्योरम से सोचा था मैंने तो। मैंने सर डिफरेंशिएट करके किया प्रॉपर। ओके हाँ जी बेटा डिस्कस करें इसको। यस सर। ठीक है इस क्वेश्चन को आप अगर डिफरेंशिएट करना चाहते हो तो डिफरेंशिएट करके देख सकते हो। लेकिन बिना डिफरेंशिएशन से भी एटलीस्ट हम लोग एक्सट्रीमम के बारे में तो जरूर बता सकते हैं। कैसे? इसमें जो x है जैसे जैसे आप 0 से π/2 जाएंगे x बढ़ता ही जाएगा। तो पहला जो x अकेला x है वो भी बढ़ता रहेगा और फिर जो दूसरा टर्म है x² इंटू tan x वो भी दोनों ही बढ़ते रहेंगे। तो जैसे जैसे आप 0 से ज्यादा वैल्यू लेके जाएंगे दोनों ही फंक्शन जो है आपके बढ़ते ही जा रहे हैं, तो ओवरऑल फंक्शन आपका बढ़ता ही जाएगा। वो आपका डिफरेंशिएशन की हेल्प से भी यही चीज रिप्रेजेंट करेगा। अगर आप एफ डैश निकालेंगे तो x का डिफरेंशिएशन 1 आ जाएगा, x² इंटू tan x के लिए आप प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, उसको देखेंगे वो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा फॉर द गिवन इंटरवल। तो एक ही बात है, ठीक है ना। तो जब ग्राफ हमेशा इंक्रीज ही करना है तो ना तो लोकल मैक्सिमा होगा ना लोकल मिनिमा होगा, तो नो पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमम तो है ही, ठीक है ना। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के लिए अब आपको है ना नो डाउट डबल डिफरेंशिएशन की ही हेल्प लगेगी। तो उसके लिए आपको डिफरेंशिएशन करना ही पड़ेगा सॉल्व अल्टीमेटली। तो एफ डैश तो ये एफ डैश एक्स आ जाएगा। अब एफ डबल डैश क्या आएगा, तो इसको फर्दर डिफरेंशिएट कर लो। सर अगर हम एफ डैश एक्स पे रोल्स थ्योरम लगा के देख ले तो रोल्स थ्योरम कैसे लगाना चाह रहे हो? सर क्योंकि वो बीच में जीरो होएगा ना, तो एक्सट्रीमम भी जीरो होता है या फिर वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी जीरो होता है एफ डैश एक्स। नहीं सर एफ डबल डैश की जरूरत ही नहीं है सर। एफ डैश पॉइंट देखिए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के लिए क्या चीज जरूरी है? नहीं, पॉइंट एफ डैश एक्स पे कह रहा हूँ। दोबारा से बोलिए, रोल्स थ्योरम में आप क्या कहना चाह रहे हो? सर मैं एफ डैश एक्स पे ऐसे कह रहा हूँ कि रोल्स थ्योरम लगा के देख लेते हैं, तो उसमें पता चल जाएगा कि एफ डबल डैश एक्स कहीं जीरो होएगा कि नहीं होएगा। तो उससे ओके सर आइडिया लग जाएगा। नहीं देखिए यहाँ पे आप रोल्स थ्योरम का उल्टा चीज प्रूव ना करें।
रोल्स थ्योरम क्या कहता है कि अगर कंटीन्यूअस डिफरेंशिएबल होगा और एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी बराबर होंगे तो डेफिनेटली एक पॉइंट पे उसका डिफरेंशिएशन जीरो जरूर होगा। तो अगर आप एफ डैश के ऊपर रोल्स थ्योरम लगाना चाहते हो जिससे उसका डिफरेंशिएशन विच इज एफ डबल डैश, आप उसके बारे में बात करना चाहते हो, तो आप ये नहीं कह सकते कि अगर एफ ऑफ जीरो और एफ डैश जीरो एंड एफ डैश पाई बाय टू ये बराबर नहीं आ रहे तो इसके ऊपर रोल्स थ्योरम नहीं लगेगा, मतलब स्लोप बीच में जीरो कहना जरूरी। क्या पता आपका जो एफ डैश का ग्राफ है कुछ ऐसा बन के आ रहा हो बेटा। क्या ये बात समझ में आ रही है? ठीक है सर, समझ। तो अगर दो इनपुट्स पे आउटपुट बराबर नहीं आ रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि भाई हम लोग ये कह देंगे कि हाँ एफ डैश कभी जीरो होगा नहीं। ये वाइस वर्सा ट्रू है कि अगर बराबर है तो डेफिनेटली जीरो होगा, बराबर नहीं होगा तो जीरो हो भी सकता है, एफ डैश जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, दोनों ऑप्शन। ओके सर, थैंक यू सर। सर ऊपर एफ डैश एक्स में ना अगर एक्सपेंशन लगाएंगे थोड़ी एक सेकेंड स्क्वायर एक्स को tan एक्स के टर्म्स में लिखेंगे ओके, तो वो आ जाएगा ऑलवेज पॉजिटिव आ जाएगा, दो स्क्वायर्स का सम आ जाएगा। दो स्क्वायर्स का sum। ओके, हाँ यस सही बात है वैसे तो। एफ डैश एक्स में अगर मैं सीकेंड स्क्वायर को वन प्लस टैन स्क्वायर एक्स लिख लेता हूँ तो एक्स टैन एक्स प्लस वन में, वन का होल स्क्वायर, यस हाँ एक्स यस टैन सर, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बन प्लस जाएगा, एक्स है ना। स्क्वायर, यस। तो यस सर। अब इसमें पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के लिए तो आपको डबल डिफरेंशिएशन करना ही पड़ेगा ना। सर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे तो वो नहीं होता कि एफ डैश एक्स शुड चेंज इट्स साइन। हाँ, एफ डबल डैश शुड चेंज इट्स साइन ना। उस पॉइंट पे जीरो हो या अनडिफाइन हो और उसके नेबरहुड में अपना साइन चेंज करें, ये यस होगा ना। तो एफ डबल डैश तो यस निकालना ही पड़ेगा ना इसमें। यस into the differentiation of x tan x plus 1, तो x tan x का differentiation tan x plus x secant square और इसका differentiation 4x। तो अब इसमें क्या ये कहीं जीरो होगा? इसमें 2x tan square x and जीरो पे जीरो हो जाए। यस सर, 0 पे 0। यस सर, 0 पे 0। वो वो तो बीच में चाहिए ना हमें, क्योंकि जीरो तो इंटरवल डोमेन में ही नहीं है हमारे। यस Yes. तो क्या बीच में कहीं जीरो हो सकता है? पॉजिटिव ही रहेगा, पॉजिटिव सारे के सारे पॉजिटिव ही रहेंगे तो जीरो कहाँ ही होगा, यस सारे के सारे टर्म्स ही पॉजिटिव है। और जीरो से पाई बाय टू में अनडिफाइंड वाली बात तो है ही नहीं, तो मतलब एफ डबल डैश या तो जीरो हो या अनडिफाइंड हो, तो जीरो हो नहीं पा रहा क्योंकि सारे के सारे पॉजिटिव हैं। अनडिफाइंड एक भी टर्म ऐसा नहीं जो कहीं अनडिफाइंड हो, तो फिर ओवरऑल फंक्शन में तो क्या हर एक पॉइंट पे डिफाइन हो गया, है ना। और इसमें तो डिनोमिनेटर भी नहीं है जिसमें अब हम लोग कह रहे हैं कि डिनोमिनेटर जीरो हो जाए, तो है ना। तो अल्टीमेटली एफ डबल डैश ना तो अनडिफाइंड हो पा रहा है ना ही जीरो हो पा रहा है, तो इसमें मैं ये कह सकता हूँ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
फोर हंड्रेड की पावर 2/3 अपॉन 600। यस सर, यही आ रहा है। क्या आ रहा है? 400 की पावर 2/3 डिवाइडेड बाय 6। Yes, sir. सर यही आ रहा है। यस Yes, sir. Yes, sir. ये क्वेश्चन आप लोगों ने लिखा नहीं ध्यान से। फोर 400 की पावर 2/3 मतलब एक इर्रेशनल वैल्यू। अच्छा नहीं सर, एक मिनट ना, ये नहीं देखा। जीरो है सर फिर। नहीं, कि भाई एक्स की कोई वन वैल्यू डालोगे तो ओवरऑल आंसर 1 से ज़्यादा 0 से ज़्यादा नहीं हो जाएगा। सर तुक्का क्या मान रहे हैं? चलेगा दोबारा बताना कि वो 400 की पावर 2/3/600 गलत कैसे है? 400 की पावर 2/3 का मतलब क्या इर्रेशनल वैल्यू होगा वो? अच्छा हाँ ठीक है सर। और एक्स तो नेचुरल नंबर है ना। Sir, 1/12. 1/12 नहीं मिला। एफ डैश तो आप लोगों ने कैलकुलेट कर ही लिया होगा, मैक्सिमम के लिए इसको 0 भी कर लिया होगा, तो वो तो सेम रहेगा। फोर्टी नाइन अपॉन 540। यस सर 49/540। यस सर, यही आ रहा है 49/543। ठीक है, सबसे पहले तो एफ डैश एक्स आप निकाल लेंगे, जो मैंने कैलकुलेशन करी है उसको मैक्सिमा के लिए 0 के बराबर आप करेंगे। तो 0 के बराबर करके आप वहां से एक्स की वैल्यूज निकालेंगे। तो यहाँ पे एक्स की एक नहीं दो वैल्यूज आ रही है, एक तो 0 आ जाएगी, ऑल्दो मैं उसको सीधा सीधा डिस्कार्ड कर सकता हूँ क्योंकि 0 पे आंसर 0 आने है, तो वो मिनिमम आंसर रिप्रेजेंट करेगा। और वैसे भी डोमेन में भी नहीं है, नेचुरल नंबर दिया है, तो फाइनली है ना, हम लोग उसको डिस्कार्ड कर ही सकते हैं। तो जो दूसरा बचा हुआ वैल्यू है एक्स का, विच इज
400 की पावर 1/3, वो हमारा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि x के जो वैल्यू आपको 400 की पावर 1/3 आ रही है, ये इर्रेशनल वैल्यू है। और जब ये एक इर्रेशनल वैल्यू है तो इस इर्रेशनल वैल्यू पे आप अपना मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी डोमेन में सिर्फ नेचुरल नंबर है। तो हमने क्या करना है, अब 400 की पावर 1/3 अप्रोक्सीमेटली कितना होगा उसको कैलकुलेट करने का ट्राई करें। अप्रोक्सीमेटली कितना होगा? कुछ 7 7 और 7 8 पॉइंट के कुछ बीच आएगा में। सर। 343 का क्यूब रूट कितना होता है? 7 7 ना? तो 400 का क्यूब रूट क्या होगा? 7 पॉइंट समथिंग, यस मान लो 7.2 400। तो आपने क्या करना है, आपके लिए 7.2 वैल्यू डालना तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो एक इर्रेशनल वैल्यू है। और जबकि आपके डोमेन में सिर्फ नेचुरल नंबर दिए हैं, तो आप जो इस 7.2 के नियर अबाउट वाले इंटीजर होंगे, आपने वो दोनों इंटीजर डाल के देखे। तो 7.2 के नियर वाले इंटीजर कौन कौन से हैं जी? एक तो 7 है और एक 8। तो आप क्या 7 और 8 दोनों पे वैल्यूज एक बार चेक करके देख लीजिए, जिस पे ज्यादा आएगा वही आपका ओवरऑल आंसर भी ज्यादा होगा। ओके, यस सर। डिफरेंशिएशन की हेल्प से आपको एक फ्रैक्शंस में एक पॉइंट मिल गया है जिसपे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा, लेकिन वो डोमेन में नहीं है। इसलिए आप क्या करते हो, उसके जो नियर अबाउट वाले पॉइंट्स होते हैं आप उनको डाल के अपना फाइनल आंसर दे दीजिए। ठीक है, तो f ऑफ 7 आपका 49/543 आएगा, और f ऑफ 8 कितना आएगा? 64/8 का क्यूब। 712 इसमें देख लो कौन सी वैल्यू ज्यादा रहेगी, कौन सी वैल्यू कम रहेगी। मुझे लगता है ये ज्यादा है। यस सर। yes सर sir. ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट f ऑफ 7 ही बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। करिए बेटा सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 6।
सर 1 to 4 ओपन ब्रैकेट में does not possess बोला है। All real numbers minus 0 to 4. Sir, all real numbers minus 0 to 4. Okay. आप लोगों ने f'(x) तो निकाल ही लिया होगा ना। सर a not equal to 1. Yes, sir. Yes, sir. मतलब 1 नहीं हो सकता बाकी सारे। Yes, sir. नहीं सर और भी आएगा आंसर, मैं 1 मिनट दोबारा देखता हूँ। R minus 0 to 4. Yes, sir, मेरा भी। ये बन रहा है। देखिए अगर इसका कोई क्रिटिकल पॉइंट ना हो तो उसके लिए क्या चीज जरूरी है कि f'(x) ना तो अनडिफाइन हो ना ही 0, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट के लिए क्या होता है f' का 0 होना, या तो 0 हो जाए या अनडिफाइन हो जाए, है ना। तो अनडिफाइन वाली बात तो यहाँ पे रहेगी नहीं, क्योंकि फंक्शन ऐसे हैं जो कि सब जगह पे डिफाइन होते हैं, तो अनडिफाइन वाला तो केस लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, f' 0 ना हो, ये कंडीशन लगेगी। तो f' जब आपने कैलकुलेट किया, इसको थोड़ा सिंपल, इसको थोड़ा सा है ना मैनिपुलेट करके, जो जो कोएफिशिएंट ऑफ sin x/2 था वो मैंने ब्रैकेट के बाहर निकाला, ठीक है। अब बेटा ये वाला टर्म आपका 0 नहीं होना चाहिए, कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स क्या, a 1 ना हो। देखिए इसके 0 होने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। a 1 ना हो, पहली बात। a 2 ना हो, दूसरी बात। तीसरी बात, ये जो वैल्यू है 2/a-2 और ये -sin x/2, ये कभी 0 नहीं होना चाहिए। तो बेटा अगर ये कभी 0 नहीं होना चाहिए, इसका मतलब क्या हुआ
कि 2/a-2 कभी भी sin x/2 के बराबर नहीं होना चाहिए। और sin x/2 की वैल्यू हमेशा कहाँ से कहाँ रहेगी? -1 to 1। -1 to 1। -1 to 1। अगर आपने a की कोई ऐसी वैल्यू कंसीडर कर ली जिससे 2/a-2 -1 से 1 के बीच में आ गया, उससे क्या होगा? हमें कोई ना कोई ऐसा x जरूर मिल जाएगा जिसपे ये इक्वालिटी होल्ड हो जाएगी, है ना? कि 2/a-2 की जो वैल्यू है, ये -1 से 1 के बीच में अगर आ जाती है, तो हमें डेफिनेटली कुछ ना कुछ x ज़रूर मिल जाएगा, जिस पे ये इक्वालिटी होल्ड हो जाएगी। तो हमें ये इक्वालिटी होल्ड नहीं करानी है, दैट मीन्स हमें 2/a-2 या तो 1 से ज़्यादा चाहिए या फिर -1 से छोटा। अगर 2/a-2 आपका 1 से ज़्यादा हो जाएगा, तो ये इक्वालिटी होल्ड कभी भी नहीं है। और सिमिलरली अगर ये 2/a-2 -1 से छोटा हो जाएगा, तब भी इक्वालिटी कभी भी होल्ड नहीं करेगी। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो ये आंसर्स आएंगे, अंडर द कंडीशन कि ये दोनों वैल्यूज भी ना हो, वो आपके फाइनल आंसर बन जाएंगे। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं, एलसीएम भी ले लेंगे। क्या है? 4 माइनस ए, है ना? a less than 4 आ जाएगा आंसर। और इसमें क्या है? तो इसको एलसीएम लेंगे तो ये +1 आ जाएगा, ये नेट अपॉन ये -12। ठीक, तो यहाँ से क्या क्या आंसर आए? देवीकर लगा के क्या क्या आंसर होंगे? ए की वैल्यू 2 to 4। ठीक, यहाँ से क्या क्या आंसर आएंगे? ए की वैल्यू -0 to 2। 0 to 2। तो और लग रहा है, तो इसका मतलब फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? यूनियन। तो फाइनल आंसर क्या होगा जी? ए बिलोंग्स टू 0 to 2 यूनियन 2 to 4 एक्सेप्ट 1। इन दोनों का तो ठीक है, इसके साथ साथ में एक ये कंडीशन भी लग रही थी कि 1 ना हो 2। सर मैंने मोनोटोनिसिटी से किया था, तो उससे इतना तो आ गया था, वो बस ये जीरो वाली टर्म नहीं आ रही थी मेरी। मैंने स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग कंसीडर की है। वो चीज ठीक है कि नहीं, ये पूछना। या तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो या फिर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो, ऐसा है ना? यस सर, तो एक भी पॉइंट नहीं आएगा। बात तो सेम ही है कि भी आपने या तो इसको हमेशा पॉजिटिव बना दिया, हमेशा ग्रेटर बना दिया, या इसको हमेशा लेस देन 0 बना दिया। हाँ सर, बस वो मेरी कंसेप्ट जीरो तो से। ठीक है, कंसेप्ट तो ठीक है, बस उसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन देख लीजिएगा कि ओके सर। ठीक होना चाहिए। ठीक। हाँ जी, सबको समझ में आया ये सोल्यूशन? यस सर। करिए सर।
सेट ए क्या आ रहा है बेटा? 4 to सर बस एक 4 to 5. 4 to 4 to 5. 5 close bracket. क्लोज सर 17 आंसर है। देखते हैं बेटा क्या आएगा। 37. ये सबसे पहले, क्योंकि ये क्वेश्चन डेफिनेटली मैं मान सकता हूँ मेंस लेवल का है ना, इस टाइप का क्वेश्चन जरूर बन सकता है मेंस में। आपको इस फंक्शन की सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम वैल्यू पूछी है इन द गिवन इंटरवल, और इंटरवल को थोड़ा सा डायरेक्टली देने की बजाय आपको थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्म में देती है। तो पहले तो ये इंटरवल निकालना है। इंटरवल क्या है? बोला क्या गया कि x की वो वाली वैल्यूज जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, तो इसको सेटिस्फाई, इस कंडीशन को सॉल्व कर लो। ये बड़ा इजीली फैक्टराइज हो जा रहा है, x माइनस 4 x माइनस 5। तो यहाँ से जो x की वैल्यूज आपको मिल जा रही हैं वो क्या मिल जा रही है? 4 to 5 विद क्लोज ब्रैकेट। तो आपको इस फंक्शन के बारे में यही बोला है कि 4 से 5 इंटरवल के बीच में इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। तो सीधा सीधा ये ग्लोबल मैक्सिमा का क्वेश्चन है, और ग्लोबल मैक्सिमा के क्वेश्चन इन केस ऑफ क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है, तो क्लोज्ड इंटरवल में ग्लोबल मैक्सिमा कैसे कैलकुलेट किया जाए? सबसे पहले एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं। इसको 0 के बराबर कर देते हैं जी, क्रिटिकल पॉइंट्स निकल जाते हैं। 0 के बराबर करेंगे तो ये बन के आएगा, जिसमें x की वैल्यू -2 -3 आएगी, है ना। तो क्या इन क्रिटिकल पॉइंट्स को कंसीडर किया जाएगा? यस सर। कंसीडर। रीजन भी, अच्छा हाँ ठीक। क्योंकि x की वैल्यूज 4 से 5 के बीच में ही तो चेक करनी थी ना आप। तो क्रिटिकल पॉइंट्स को आप चेक नहीं कर सकते, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट्स जिस इंटरवल में आपको ग्लोबल मैक्सिमा निकालना है, सिर्फ उसी के अंदर वाले क्रिटिकल पॉइंट सिलेक्ट करने होते हैं, तो इनको सिलेक्ट नहीं किया जाएगा। तो इन शॉर्ट, गिवन इंटरवल में हमें कोई भी क्रिटिकल पॉइंट मिला नहीं है, तो सीधा सीधा हम लोग ग्लोबल मैक्सिमा निकालने के लिए क्या करते हैं? 4 और 5 पे वैल्यूज। मैक्सिमम ऑफ एक्सट्रीम इनपुट्स पे आउटपुट और क्रिटिकल पॉइंट्स पे। क्रिटिकल पॉइंट यहाँ पे मिला नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ एक्सट्रीम इनपुट्स पे आउटपुट निकाले जाएंगे। फंक्शन -2 से वही ग्लोबल मैक्सिमम बन जाएगा। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से चेक करके सर ज्यादा हो जाएगा 4 और 5 में। अब बात तो वही है कि इस इंटरवल में हमेशा इंक्रीजिंग रहेगा एफ डैश, तो पॉजिटिव रहेगा तो हमेशा इंक्रीजिंग है। तो 5 पे आ जाएगी वैल्यू। 7 आ रही है सर वैल्यू। ये 7 आ Yes, sir. 7. एफ ऑफ 5 F of 7. एफ ऑफ 5 आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। एफ ऑफ 5 Yes. फंक्शन 7 के हिसाब से इसकी डिफरेंशिएशन में -30x आना चाहिए। यस सर, -30x आना चाहिए था। Yes, sir, -15x square है। ओके 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 सर मेरा तभी 37 आ रहा था। तो माइनस भी आ जाएगा तो भी तो +2 एंड +3 आएंगे। सर उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। Yes, sir, पर answer इसकी तो भी 7 आंसर तो Yes, नहीं sir. आ रहा। तभी तो रहेगा यही, और इंक्रीजिंग ही रहेगा। यस सर, 7 आ रहा है। इतनी जल्दी आंसर को चेंज मत किया करो, है ना। थोड़ा सा बोला अभी सर ये +2 आना चाहिए, माइनस आना चाहिए, मेरा आंसर ये है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 9 क्वेश्चन है ना। चलिए बेटा सॉल्व इसको।
k less than 0. ओके, देखते हैं बेटा। सर ये डिक्रीजिंग का मतलब यहाँ पर हम हमेशा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग मानते हैं? हाँ जी, नहीं सर, गलती हो गई वो मेरे से थोड़ी सी। सानिध्य है बेटा, ये जो पॉलिनोमियल है तो क्यूबिक है, और इसमें तो आपको इसमें स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग या अकेला डिक्रीजिंग में कोई ज्यादा कंफ्यूजन होनी नहीं चाहिए। यस सर, इसमें तो नहीं है, इसमें मेरा वैसे ही डाउट होता था, वो पूछ लिया। सर -1 to 0 है। ओके, -1 to तो आंसर सही नहीं रहेगा। अगर fx हमेशा डिक्रीजिंग चाहिए, इसका मतलब क्या होगा? f dash x लेस देन 0। और फिर डिस्क्रिमिनेंट आगे वो पॉजिटिव कर। Yes. डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव Yeah. क्यों करेंगे? डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव करेंगे। नेगेटिव करेंगे सर, Discriminant डिस्क्रिमिनेंट negative करेंगे। ओ सर नेगेटिव और करेंगे, हाँ। coefficient of x square negative। कोएफिशिएंट भी हाँ, x नेगेटिव। Coefficient of x square। उल्टा क्या क्या सर, सॉरी गलती। चाहिए तो लेस देन और इक्वल्स टू 0। तो अगर इक्वल्स टू 0 भी हो जाए तो भी वो एक सिंगल पॉइंट ही आपको मिलेगा, ठीक है ना। तो इस केस में हम लोग क्या बोलेंगे? पहली कंडीशन कि कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर दिस शुड बी नेगेटिव। अगर ये क्वाड्रेटिक हमेशा आपको 0 से छोटा चाहिए, इस क्वाड्रेटिक का आउटपुट हमेशा नेगेटिव चाहिए, तो इसका मतलब क्या? ये क्वाड्रेटिक का जो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है वो नेगेटिव होना चाहिए। दूसरी कंडीशन, डिस्क्रिमिनेंट लेस देन और इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। तो यहाँ से तो हमें मिला कि आपका -2 से छोटा होना चाहिए, और यहाँ से हमें इसको थोड़ा सी सॉल्व करना पड़ेगा। ये 36k² -4 मतलब 12k + 2 into 9k should be less than 0। तो ये 9 into और ये 108 हो जाएगा, और 36 कॉमन आ जाएगा, तो इसको कैंसिल आउट कर देंगे, तो ये रह जाएगा 3k into k + 2। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो k कॉमन आके k -3k माइनस। नहीं तो हम k की वो वाली वैल्यूज निकाल लें जिसपे f dash x पॉजिटिव है, उसको रियल नंबर से सब्ट्रैक्ट करते हैं। f डैश पॉजिटिव है। यस सर, वो वाली वैल्यूज k की निकाल ली, उससे फिर रियल नंबर से उन वैल्यूज को हटा देंगे। करके देखो। सर एक कंडीशन शायद और भी लगानी पड़ेगी, ये 3k + 2 वाली, यहाँ पे पॉजिटिव, उसको भी। डिस्क्रिमिनेंट को लेस देन 0 करके ये, सॉरी, लेस देन 0 करके ये आंसर आपको आया, और फाइनल आंसर क्या होगा इन दोनों का? Intersection। इंटरसेक्ट। फाइनल आंसर बेटा क्या रहेगा? k belongs to -∞ to माइनस। ओके, यस सर उससे ये आंसर नहीं आ रहा, लेकिन यस सर, मैंने बोला ना अभी, f dash x को पॉजिटिव करने के बाद k की वैल्यू निकाल ली, उसको रियल नंबर से हटा दिया। यस सर बेटा जो आप सोच रहे हो ना, वो तो बहुत ही टफ है। उसका रीजन क्या है? आपने ये कहा f डैश x को पॉजिटिव कर। अब f डैश x को पॉजिटिव करने का मतलब ये नहीं कि भी वो ऑलवेज पॉजिटिव। अगर वो एक छोटे से इंटरवल के लिए भी पॉजिटिव हो जाए
तो क्या फिर वो पूरा का जो जो कर्व आपको दिया गया है क्यूबिक, क्या वो हमेशा डिक्रीजिंग बनेगा? वो क्या बनेगा? थोड़ी देर के लिए डिक्रीजिंग, थोड़ी देर के लिए इंक्रीजिंग। यस सर। तो आप जो बात कर रहे हो ना, आप ये कह रहे हो कि भी मुझे एफ डैश को हमेशा पॉजिटिव बनाना है। हमेशा पॉजिटिव में वो वाले पॉइंट्स आएंगे जिसमें फंक्शन हमेशा इंक्रीजिंग होगा। तो के की कुछ सर ऐसी उसमें वैल्यू, सुनिए एक बात, के की कुछ ऐसी वैल्यूज होंगी जिसमें फंक्शन हमेशा इंक्रीजिंग होगा, के की कुछ ऐसी वैल्यूज होंगी जिसमें फंक्शन हमेशा डिक्रीजिंग होगा, और के की कुछ ऐसी वैल्यूज भी तो होंगी ना जिसमें फंक्शन थोड़ी देर के लिए इंक्रीजिंग, थोड़ी देर के लिए डिक्रीजिंग होगा। हाँ ये सर उसमें नॉन मोनोटोनिक वाला केस नहीं आएगा। तो वो तो आपने छोड़ दिया ना। ठीक है सर। यस सर। तो क्वेश्चन को वो नेगेशन अगर आप लगाना चाह रहे हैं तो नेगेशन का मीनिंग जरूर समझे, रिलेट करें। ऑलवेज डिक्रीजिंग चाहिए तो इसका मतलब ये नहीं है कि भी ऑलवेज इंक्रीजिंग का सब्ट्रैक्ट कर दें। ओके। यस सर। बाकी बेटा कल की क्लास में करेंगे, और कल की क्लास में आप लोग कह रहे हो वो मॉड्यूल डिस्कस कर लेते हैं, तो आप लोग कितना कर लेंगे बता दीजिए। सर सिंगल करेक्ट कर लेते हैं। कितने क्वेश्चन है उसमें? सर 40 से 50 के आसपास क्वेश्चन कर लेंगे हम। अब देख पता नहीं कितने मैक्सिमा मिनिमा के हैं 47 क्वेश्चन, नहीं 53 क्वेश्चन। आप लोगों ने अटेम्प्ट करना स्टार्ट किया है या नहीं किया है? स्टार्ट किया है या नहीं किया? सर मैंने तो नहीं किया। नो सर। नो सर। सर मैं मेरे पास भी कल तो आप मॉड्यूल करे जा रहे हो, अटेम्प्ट आप लोग कर नहीं रहे हो। डिस्कशन के लिए आपको दिन चाहिए, अभी आप जो आपको मॉड्यूल मिल गया है तो आप अपना अटेम्प्ट करना स्टार्ट करो। अगर आप लोग करेंगे तो डिस्कशन रख ली जाएगी, अगर आप लोग नहीं करेंगे तो डिस्कशन का कोई मतलब नहीं है। ऐसा ऐसा ना सोचें कि भाई मैं जब आपको बोलूंगा आप अटेम्प्ट करो, और डिस्कशन का कोई दिन रखूंगा, डिस्कशन का कोई सेगमेंट आपको बताऊंगा, तब आप लोग स्टार्ट करेंगे। आपको कल मिल गया था तो कल ही अगर आपने स्टार्ट कर लेते तो मुझे तो मेरे हिसाब से तो शायद मैक्सिमम और मोनोटोनिसिटी के दोनों सेगमेंट ही डिस्कस कर लेते। सर फर्स्ट और थर्ड सेगमेंट के सिंगल करेक्ट कर लेंगे। कर लोगे? यस सर। अगर कर लोगे तो बढ़िया है, मैं दोनों यस सर। भी यही सर कहना करने था। में कर कर लेंगे लेंगे सर, सर। जितनी कर मर्जी लेंगे सर। कर लेंगे। इसमें 53 क्वेश्चन एक के हैं और 38 क्वेश्चन दूसरे के हैं, 90 क्वेश्चन है इसमें। एक काम करो, कर लेंगे सर, 1 घंटा एक्स्ट्रा दे देंगे, सो कर लेंगे उसमें। आज की जो प्रैक्टिस है ना उसमें भी हमने ज्यादातर क्वेश्चन मैक्सिमम मिनिमा के करे हैं, तो पहले आप लोग करिएगा थर्ड वाला सेगमेंट, उसके सिंगल करेक्ट। ठीक, 38 क्वेश्चन है वो, तो पहले उनको डिस्कस करेंगे, और फिर जो फर्स्ट वाला सेगमेंट है मैक्सिमा मिनिमा वाला, वो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो पाए उतना ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, और बाकी कोई टाइम बचेगा तो फिर उसमें हम लोग क्वेश्चन ही करते रहेंगे। ओके, तो कितने लोग करके आएंगे? कर लेंगे सर। कर लेंगे। कर लेंगे सर। ओके ओके, चलो मिलते हैं कल की क्लास में। ओके बेटा, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक